हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शीला अपनी बहू मधु को बहुत पसंद करती थी। मधु गांव की एक सीधी साधी लड़की थी और पढ़ी लिखी भी नहीं थी, जिसके चलते जहां एक तरफ उसकी सास शीला उसे अपनी बहू नहीं बेटी मानती थी, वहीं दूसरी तरफ उसका पति अनुज उसे अपनी पत्नी नहीं स्वीकार करता था, न ही कभी उससे सीधे मुंह बात करता। ऐसे ही एक रोज सुबह के समय अनुज अपने कमरे में ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी मधु उसके लिए कॉफी लेकर कमरे में आती है। अचानक अनुज की कॉल आ जाती है। तभी अनुज मधु से कहता है, जरा मेरे फोन में नाम देखकर पढ़कर बताना कि किसका कॉल आ रहा है। तुम फोन के पास ही हो। मैं कैसे पढ़कर बताऊं? अनुज जी, आप तो जानते हैं ना कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि तुम तो अनपढ़ हो। तुम्हें तो हिंदी ठीक से नहीं आती होगी, तो इंग्लिश क्या पढ़ोगी? गलती मेरी है, आई एम सॉरी। अनुज जी, आप मेरे पढ़े लिखे ना होने का मजाक उड़ा रहे हैं। ये मत भूलिए कि मैं आपकी पत्नी हूँ। तुम्हें मुझे ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अपनी ये गलती मुझे दिन रात याद रहती है, और सबसे ज्यादा अफसोस तब होता है जब मैं अपनी किसी दोस्त की पढ़ी लिखी वाइफ को देखता हूँ। काश मैंने उस दिन माँ की बात ना मानी होती, तो तुम जैसी अनपढ़ लड़की मेरी वाइफ कभी नहीं होती। अनुज अपनी वाइफ मधु की अनपढ़ होने की वजह से इंसल्ट कर रहा था और उसकी सारी बातें दरवाजे पर खड़ी उसकी माँ शीला सुन रही थी, जिसे सुनकर वो अंदर आकर कहती है, अनुज बेटा, ये क्या तरीका है बहू से बात करने का? और तू इसे अनपढ़ होने का ताना क्यों मार रहा है? अगर इसके माँ बाप गरीब थे, इसे नहीं पढ़ा पाए, तो क्या तू इसे ताना मारेगा? अगर मैं तुझे नहीं पढ़ा पाती और तुझे कोई ऐसे ताना मारता तो तुझे कैसा लगता? माँ, मुझे इन इमोशनल बातों में फंसाने की कोशिश मत करो। एक बार इन बातों में फंसकर मैं एक अनपढ़ और गंवार लड़की के साथ शादी करके अपनी लाइफ बर्बाद कर चुका हूँ और नहीं कर सकता हूँ। मतलब तू कहना क्या चाहता है कि मैंने तेरी जिंदगी खराब कर दी है? इस लड़की से तेरी शादी करवाने का मेरा फैसला गलत है? मुझे तो इस लड़की में नापसंद करने वाली कोई चीज ही नहीं दिखती। माँ, आपको ये लड़की पसंद थी, मैंने कर ली शादी, लेकिन अब इसे पसंद करने के लिए मुझे मजबूर मत करो प्लीज, क्योंकि ये लड़की मुझसे बिल्कुल भी मैच नहीं करती और अब इस बारे में मुझसे कोई बहस नहीं करना। अनुज इतना कहकर गुस्से में अपना ऑफिस बैग उठाकर वहाँ से चला जाता है। अपने पति को अपने प्रति ऐसा बर्ताव करते देखकर मधु को बहुत दुख होता है और वो रोते हुए अपनी सास को कहती है, माँ जी, अनुज जी का मैं कभी दिल जीत पाऊंगी इस बात की मुझे कोई उम्मीद नहीं है, और वो मुझे कभी अपनी पत्नी नहीं मानेंगे और ना ही मुझे कभी पसंद करेंगे। नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, तू अपना दिल छोटा मत कर। अनुज को आज ऑफिस से घर तो आने दे, मैं उससे फिर बात करूंगी। नहीं माँ जी, अब आप उनसे मेरे बारे में कुछ नहीं कहेंगी। अब आप सिर्फ मेरी बात मान लीजिए। आप अनुज जी की दूसरी शादी कर दीजिए, जो उनके जैसी पढ़ी लिखी लड़की हो, उनके बराबर हो, जिसके साथ रहना चलना वो पसंद करें, और आप मुझे गांव भेज दीजिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और मेरी बहू बस तू ही रहेगी और कोई नहीं, और दोबारा ये बात अपनी जुबान से कभी मत निकालना। शीला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ अनुज का बर्ताव अपनी अनपढ़ पत्नी के लिए और खराब होता जा रहा था। ये बात शीला को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो अपने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश करती, लेकिन अनुज पर अपनी माँ की बातों का कोई असर नहीं होता। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक रोज सुबह के समय शीला अपने घर के बाहर टहलने के लिए निकलती है। तभी उसकी नजर स्कूल जा रहे बच्चों पर जाती है, जिन्हें देखकर उसके मन में अपनी बहू को स्कूल भेजने का ख्याल आता है। जिसके बाद वो घर जाकर अपनी बहू को बुलाकर कहती है, बहू, एक बात बता, अगर तुझे अभी अपने पति के बराबर खड़े होने का मौका मिले, पढ़ने का मौका मिले, तो तू क्या पढ़ेगी? माँ जी, नेकी और पूछ-पूछ, मेरा तो पढ़ाई में बहुत दिल लगता था। माना मेरे माँ बाबा अपनी मजबूरी के चलते मुझे पढ़ा लिखा नहीं पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी भी पढ़ने की इच्छा नहीं थी, बल्कि मैं तो बहुत पढ़ना चाहती थी, लेकिन किस्मत से ज्यादा किसको मिलता है माँ जी। वैसे आज ये बात आप क्यों पूछ रही हैं? मैं इसलिए पूछ रही हूँ बहू, क्योंकि मैं तेरा एडमिशन स्कूल में करवा रही हूँ ताकि तू पढ़ लिख सके। मुझे तो अफसोस इस बात पर हो रहा है कि ये ख्याल मुझे इतनी देर से क्यों आया। अगर यही ख्याल पहले आ जाता मुझे, तो अब तक तू सब कुछ पढ़ना लिखना जान जाती। नहीं माँ जी, नहीं, अब मेरी स्कूल पढ़ने वाली उम्र नहीं है। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि ये देखो, स्कूल जाने लगी बहू।
तो मुझे बस ये बता कि तुझे लोगों का सोचकर चलना है या अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है। मैं तेरी सास हूँ, जब मुझे कोई परेशानी नहीं है तो तुझे कैसी परेशानी? तू स्कूल जाएगी तो जाएगी, बस इससे आगे कुछ नहीं सुनूंगी मैं। कल ही तुझे लेकर अपनी फ्रेंड सरोज के पास जाऊंगी, उसी के स्कूल में जहाँ वो प्रिंसिपल है, वहीं तेरे एडमिशन के लिए बात करूंगी। शीला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन शीला अपनी बहू मधु को लेकर अपनी सहेली सरोज से मिलने के लिए उसके स्कूल जाती है और उससे सारी बातें बताती है और अपनी बहू का स्कूल में एडमिशन करवाने की बात कहती है। उसकी बातें सुनने के बाद सरोज कहती है, देख शीला, बच्चों के स्कूल में तेरी बहू का एडमिशन, तू जानती है ना लोग कितना हंसेंगे। साथ ही तेरी बहू का बच्चों से लेकर टीचर तक सब मजाक उड़ाएंगे। अगर तू और तेरी बहू दोनों ये सब बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो तो मैं तेरी दोस्त होने के नाते तेरी बहू का एडमिशन अपने स्कूल में करने के लिए तैयार हूँ। हम तैयार हैं। शीला और उसकी बहू की बात सुनकर सरोज अपने स्कूल में मधु का एडमिशन कर लेती है। थोड़ी देर बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ धीरे धीरे मधु के स्कूल जाने की बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है, जिसके चलते सभी लोग मधु को स्कूल जाने वाली बहू बोल बोलकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज सुबह सुबह शीला की पड़ोसन आशा उसके घर आती है। तभी उसकी नजर मधु के ऊपर जाती है, जो कि स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रही थी, जिसे देखकर वो हंसते हुए कहती है, हाय राम बहू, ये क्या तू बच्चों वाली यूनिफॉर्म में? तू सच में क्या स्कूल जाती है? आस पड़ोस के लोग बता रहे थे कि शीला की बहू स्कूल जा रही है, लेकिन आज तो मैंने देख लिया, बहू की कोई उम्र है स्कूल जाने की? आंटी जी, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। इंसान को जब भी आगे बढ़ने का मौका मिले उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब मुझे ये मौका मिला है तो आपको मुझसे जलन हो रही है क्या? माँ जी अपने कमरे में हैं, तो जाकर आप उनसे मिल लीजिए, मुझे स्कूल के लिए देरी हो रही है। मधु इतना कहकर स्कूल के लिए निकल जाती है और उसकी बात सुनकर आशा भी गुस्से में अपने घर लौट जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ मधु धीरे धीरे पढ़ना लिखना सीख जाती है। उसके स्कूल जाने पर आस पड़ोस के सभी लोग उस पर बहुत हंसते, लेकिन वो सभी लोगों की बातों को अनसुना अनदेखा करके सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देती। समय बीतता है। तभी एक रोज मधु हॉल में बैठकर इंग्लिश की बुक पढ़ रही थी। तभी उसका पति अनुज वहाँ आता है और गुस्से में उससे कहता है, इस इंग्लिश की बुक को घूरने से तुम्हें इंग्लिश पढ़ना नहीं आ जाएगा। और ये स्कूल जाने का क्या नया तमाशा लगा रखा है? बच्चों को स्कूल भेजने की उम्र में खुद स्कूल जा रही हो। तुम्हें पता है लोग कितना मजाक उड़ा रहे हैं। तुम्हारे स्कूल जाने से भी कुछ नहीं होगा। बहू हो, बहू बनकर रहो, स्कूल जाने वाली बहू मत बनो। आजकल लोगों ने तुम्हें ये नया नाम दिया है। तभी मधु उस बुक से उसे इंग्लिश पढ़कर सुनाती है और उसे ऐसे इंग्लिश पढ़ता हुआ देखकर अनुज हैरान रह जाता है। तभी मधु कहती है, ये जवाब था आपके उस सवाल का कि मेरे स्कूल जाने से क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि पढ़ने, कुछ नया सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और ये सब मैं आपके लिए, आपके साथ खड़ी होने के लिए, ताकि आपको किसी के सामने झुककर ना चलना पड़े, इसलिए कर रही थी। लेकिन शायद आप सही कह रहे हैं, मेरे कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ आपसे दूर, हमेशा के लिए। अब आपकी कहीं इंसल्ट नहीं होगी। मधु इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनकर अनुज को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो मधु के पास जाता है और उससे अपने गलत बर्ताव के लिए माफी मांगता है। साथ ही उसे स्कूल जाने की इजाजत भी दे देता है। अविका अपने दो भाइयों की इकलौती बहन थी। उसके दोनों भाई सनी और बॉबी सरकारी कर्मचारी थे। अविका काफी बड़ी हो गई थी, इसलिए घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। कुछ दिन बाद अविका के लिए रिश्ता मिल जाता है और घर वाले उसकी शादी तय कर देते हैं। अविका भी बहुत खुश होती है। वो अपनी शादी की तैयारियों में मग्न हो जाती है। अविका अपने लिए सिर्फ महंगा सामान ही लेती है। एक दिन अविका अपने दोनों भाइयों से बोलती है, मुझे तुम दोनों से गहने और दहेज का सारा सामान चाहिए, वो भी ब्रांडेड। ओए, पर तेरे ससुराल वालों ने तो दहेज लेने से मना किया था ना। अरे मैंने कब कहा कि
मुझे दहेज ससुराल वालों के लिए चाहिए, ये सारी चीजें तो मुझे अपने लिए चाहिए। अच्छा ठीक है, हम तुम्हें ट्रक भर के दहेज देंगे। अब तक खुश है ना? देखते ही देखते अविका की शादी हो जाती है और उसके दोनों भाई उसे बहुत सारे गहने और दहेज का सामान देते हैं। ये देखकर अविका की सास उससे बोलती है, बहू, हमने दहेज लाने से मना किया था, फिर भी तुम इतना सारा दहेज ले आई। अरे सासू माँ, ये सब मैं अपने लिए लाई हूँ, आप इन्हें यूज मत करना। अविका की बात सुनकर उसकी सास चुप हो गई। दिन बीतते गए और अविका का लालच बढ़ता ही गया। अब उसे जिस भी चीज की जरूरत होती वो अपने भाइयों से मांग लेती। ये बात उसके ससुराल वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। एक दिन अविका के पति विवेक को कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाती है। वो अविका से बोलता है, अरे अविका, तुम्हारे पास कुछ पैसे है क्या? वो मुझे अचानक कुछ जरूरत पड़ गई है। अरे वाह, आज तक तो तुमने मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी और आज मुझसे पैसे मांग रहे हो। नहीं है तो सीधा मना कर दो ना यार, इतना बकवास क्यों कर रही हो? रुकिए रुकिए, अपने भाई से कहकर दिलवा देती हूँ। नहीं नहीं यार, तुम उन्हें पहले ही बहुत परेशान करती हो और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से उन्हें और कष्ट दो। अविका अपने पति की बात को अनसुना कर देती है और अपने भाई से पैसे मांग लेती है। जब विवेक को इस बारे में पता चलता है तो वो अविका को पैसे वापस करने को कहता है, पर अविका उन पैसों को अपने पास रख लेती है। कुछ दिन बाद जब अविका के भाई विवेक से पैसे मांगते हैं तो, अरे जीजा जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, आपके पास है तो दे दीजिए। आपने तो मुझसे लिए भी थे, हम बाद में हिसाब कर लेंगे। पर वो पैसे तो मैंने अविका को वापस दे दिए थे। क्या अविका ने तुम्हें पैसे वापस नहीं दिए? अरे हाँ हाँ, कर तो दिए थे, काम के चक्कर में कुछ याद ही नहीं रहता। विवेक समझ जाता है कि अविका का भाई उसे बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। वो अविका के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने पैसे वापस क्यों नहीं किए। इस पर अविका जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, तुम तो मुझे भिखारन समझते हो जो मांग लेती हूँ, हाँ, पर वापस नहीं करती। भला अपने भाई से पैसे ही तो लिए हैं, इस पर इतने सवाल करने की क्या जरूरत है? अविका का ड्रामा देखकर विवेक चुपचाप वहाँ से चला जाता है। समय बीतता जाता है और अविका का लालच बढ़ता ही जाता है। अविका के ससुराल वाले उसकी इस आदत को सुधारने के लिए अविका के भाइयों के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं। अविका की एक नंद थी जिसका नाम स्वाति था। स्वाति अभी कुंवारी थी, इसलिए अविका के सास ससुर स्वाति का रिश्ता अविका के छोटे भाई बॉबी से तय कर देते हैं। अरे बहू, अब तो तुम स्वाति की ननद बनने जा रही हो। क्या चाहिए तुम्हें दहेज में अपने लिए? मुझे तो अपने लिए 9 लाख का हार चाहिए, वो भी वाइट गोल्ड का। हाँ भाभी, बिल्कुल, तुम्हें 9 लाख का हार जरूर मिलेगा। और मुझे तो दहेज में बहुत सारी चीजें चाहिए, 4 डायमंड सेट, एक गाड़ी और हाँ, एक बाइक जरूर होनी चाहिए, वो भी स्पोर्ट वाली। पर ये सब तो बहुत महंगा होगा ना, और वैसे भी मेरे भाई के पास ये सब चीजें पहले से ही हैं। मैं ये सब चीजें अपने लिए ले रही हूँ, किसी और के लिए नहीं। चाहिए तो हमें भी नहीं था, पर तुम दहेज लेकर ही आई ना, फिर स्वाति को भी ले जाने दो। अविका अपनी सास की बात सुनकर चुप हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सब लोग एक साथ बैठे होते हैं। तभी स्वाति बोलती है, सुनो भाई, सुनो ना, मुझे दहेज में बहुत सारे गहने, ब्रांडेड डिजाइनर कपड़े चाहिए और हाँ, ढेर सारा डिजाइनर सामान चाहिए, ठीक है? ठीक है, मुझे लिस्ट दे देना, मैं ले आऊंगा। जब अविका को अपने पति विवेक की जेब से पैसे निकलते हुए दिखाई देते हैं तो वो इस बात को हजम नहीं कर पाती और स्वाति के पास जाकर बोलती है, स्वाति, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हें इतने महंगे महंगे सामान खरीद के दे सके। तुम सोचो, भला मेरे भी तो कुछ खर्चे होंगे ना। हाँ भाभी, तुम्हारा खर्चा तो बहुत है, पर तुम्हारा खर्चा तुम्हारे भाई पूरा तो कर देते हैं ना, तो मैं क्यों नहीं ले सकती अपने भाई से? स्वाति, ये क्या बोल रही हो तुम? क्यों?
आपको समझ में नहीं आ रहा? आप कभी सोचती हो कि आगे आपके भाइयों का भी परिवार होगा, उन्हें भी पैसों की जरूरत पड़ेगी? हर बार आप तो उनसे पैसे मांग लेती हो, पर आज जब मैंने अपने भाई से पैसे क्या मांग लिए, आपको तो चक्कर ही आने लग गए। तुम ज्यादा मत बोलो, मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ। जैसा कहती हूँ ना वैसा करो। आई बात समझ में? मैं क्यों करूँ कोई कॉम्प्रोमाइज? आप भी तो अपने परिवार वालों से लेती हो सब कुछ, तो मैं क्यों ना लूं? हमारा कोई कंपटीशन हो रहा है क्या? मैं कुछ नहीं जानती, आप बस अपने काम से काम रखिए, समझी? ऐसा कहकर स्वाति वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीतते जाते हैं और स्वाति अपनी जिद पर अड़ी रहती है और धीरे धीरे अविका को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो सोचती है जिस तरह आज वो परेशान हो रही है ऐसे ही उसके घर वाले भी कितना परेशान हुए होंगे। इसी बीच अविका स्वाति के पास जाती है और बोलती है, स्वाति, मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ जी, कहिए ना, फिर से कोई नई शिकायत लेके आई हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं तो बस क्या? भाभी बोलो ना, क्या कहना है, क्या कहना चाहती हो? मैं समझ गई, तुम सही बोल रही हो स्वाति। अपने लालच और स्वार्थ के कारण मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि मेरे कारण मेरे परिवार को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा। और आज जब ये बात मुझ पर आई है तो मुझे समझ आ गया है कि मैंने अपने भाइयों के साथ बहुत गलत किया। अब जब आपको ये सब समझ आ गया है ना, तो आप अपने भाइयों से माफी मांग लो और मुझे भी माफ कर दो। मैंने ये सब सिर्फ आपको आपकी गलती का एहसास दिलाने के लिए किया था। अविका को स्वाति की बात समझ आ जाती है। वो अपने भाइयों से माफी मांग लेती है और लालच का भी त्याग कर देती है, जिसके बाद अविका का पति विवेक भी उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देता और वो सब खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।